सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर से अपन सारे के सारे बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित बीमारियों की परिभाषा, पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी और जस्ट लास्ट लेक्चर में अपन रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं। दो तरह के, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। अब इसके बाद टॉपिक का नंबर आता है कि कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां होने पर पर्सन की बॉडी में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर अपीयर होते हैं। अब अपन को डिस्कस करना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो क्लिनिकल फीचर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर अपन बात करें तो यदि मैं आपसे कहूं कि आपके मेरे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा, यानी सबसे ज्यादा कीमती ऑर्गन कौन सा है, तो शायद आप सारे के सारे साथियों के द्वारा मुझे ये आंसर मिलेगा कि सर हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हार्ट। अब यदि हार्ट में ही किसी तरह की समस्या हो रही है, कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई है, तो जो क्लिनिकल फीचर होंगे वो क्या केवल और केवल हार्ट तक सीमित रहेंगे। हार्ट में किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है तो हार्ट से संबंधित क्लिनिकल फीचर अपीयर होंगे। नंबर 1, क्या जीआईटी पर भी फर्क पड़ेगा? क्या लंग्स पर भी फर्क पड़ेगा? क्या किडनी पर फर्क पड़ेगा? क्या मसल पर, नर्वस सिस्टम पर, स्किन पर फर्क पड़ेगा? यस, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने की जिम्मेदारी अपने हार्ट की है। और हार्ट में किसी भी तरह की पैथोलॉजी होने पर बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं सारे के सारे अफेक्ट होंगे। तो यहां क्लिनिकल फीचर में अपन को डिस्कस करना होगा हर एक सिस्टम को अपन को डिस्कस करना होगा, उस पर फर्क पड़ेगा। तो अपन पढ़ रहे हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। उसमें सबसे पहले अफेक्ट होने वाला सिस्टम होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सारे के सारे सिस्टम अफेक्ट होंगे, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से सिम्टम आएंगे? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से सिम्टम आएंगे जब हार्ट में किसी तरह की पैथोलॉजी या समस्या होगी? तो आपके मन से एक आंसर मिल रहा है मुझे कि सर सबसे पहले तो सीने में दर्द होगा। बोले तो सिम्टम अपीयर होगा चेस्ट पेन। सबसे पहला सिम्टम अपीयर होगा चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा। यह सीने में दर्द बाकी सीने में दर्द से अलग होगा, भिन्न होगा। जैसे गैस्ट्रिक का दर्द होता है, एंजाइटी का दर्द होता है, मसल का दर्द होता है, रेस्पिरेटरी का दर्द होता है। जैसे रेस्पिरेटरी का दर्द होता है जो सांस के अंदर लेने बाहर निकालने से चेंज होता है। यह पर्टिकुलर दर्द किस तरह का होगा? देखें, इस दर्द की विशेषता सबसे पहले स्टर्नम के नीचे से स्टार्ट होगा। रेट्रोस्टर्नल होगा। नंबर 1। नंबर 2 अपन बात करें स्क्वीजिंग नेचर का होगा, स्टैबिंग नेचर का होगा, कि जैसे अंदर से कोई कंप्रेस कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, इस तरह का दर्द होगा। रुक रुक के, जैसे कई बार अपन को स्पास्मोडिक होता है एब्डोमेन में, इसी तरह का यहां स्क्वीजिंग नेचर का दर्द होगा। दर्द स्टार्ट होने के बाद यदि आप चलोगे फिरोगे तो यह दर्द बढ़ेगा। आराम करोगे तो दर्द में आराम आएगा, रेस्ट करोगे तो। दर्द स्टार्ट होने के बाद यहां से रेडिएट होकर इस कंधे तक जाएगा, बोले तो लेफ्ट शोल्डर तक जाएगा, फिर यह नेक तक जाएगा और उसके बाद भी लगातार बढ़ता रहा तो जॉ तक रेडिएट होगा। दैट इज द नेचर ऑफ पेन विच अकर ड्यू टू द इश्केमिया ऑफ मायोकार्डियम।
मायोकार्डियम में इश्केमिया होने के पश्चात इस तरह का दर्द यदि मरीज को महसूस हो रहा है, आपने ये चीज पढ़ी हुई है, किसी भी कैंडिडेट को यह दर्द महसूस हो रहा है, तो आप डाउट कर सकते हो कि यह इश्केमिक हार्ट डिजीज का दर्द हो सकता है। क्या बताया, फिर से रिवाइज करूंगा मैं कि रेट्रोस्टर्नल होगा, स्टर्नम के नीचे से स्टार्ट होगा, स्क्वीजिंग और स्टेबिंग नेचर का होगा, यह रेडिएट होकर कंधे तक जाएगा, लेफ्ट शोल्डर तक जाएगा, नेक तक जाएगा, देन जॉ तक जाएगा। कुछ भी काम करोगे आप, चलोगे फिरोगे तो यह दर्द बढ़ेगा, बढ़ने के बाद आप बैठ जाते हो, आराम करते हो तो यह दर्द कम हो जाएगा। इस दर्द के साथ साथ आपको स्वेटिंग भी होगी, पसीने भी आएंगे, धड़कन भी बढ़ जाएगी, पसीने भी आएंगे, धड़कन भी बढ़ जाएगी, सांस में भी घुटन होने लग जाएगी। यानी यह इस तरह का दर्द होगा कि ऑटोमेटिकली इंसान कहेगा कि मुझे अस्पताल में ले चलो। तो दैट इज द नेचर ऑफ चेस्ट पेन विच अकर ड्यूरिंग द CAD। तो CAD में होने वाला चेस्ट पेन किस तरह का हुआ, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करें तो नंबर 1 यह रेट्रोस्टर्नल होगा, रेट्रोस्टर्नल होगा। नेक्स्ट स्क्वीजिंग या स्टेबिंग नेचर का होगा। क्या यह दर्द रेडिएट होगा? यस, इस दर्द का रेडिएशन होगा। रेडिएशन का मतलब होता है इनके न्यूरोनिक गैंग्लियन एक साइड में बंधे होते हैं जिससे यह रेफर्ड होता है। इसका रेडिएशन होगा लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट शोल्डर, नेक और जॉ। तो जो पहला प्राइम फीचर आने वाला है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर या हार्ट के अफेक्ट होने पर, उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का नाम है चेस्ट पेन। किस तरह का होगा, क्या इसका नेचर होगा, ये आपके सामने। इसके अलावा और कौन कौन से फीचर अपीयर होंगे? दिल की धड़कन बढ़ेगी क्या? यस, बढ़ेगी। 100 को पार करेगी तो टेकीकार्डिया हो जाएगा, और यदि यह दिल की धड़कन खुद को महसूस होने लग जाए तो उसको अपन बोलते हैं पाल्पिटेशन। टेकीकार्डिया होगा, पाल्पिटेशन होगा। क्या दिल की धड़कन कम होगी? नंबर 2, इंसान के बीपी पर क्या फर्क पड़ेगा? इंसान का बीपी बढ़ेगा या फिर इंसान का बीपी ब्लड प्रेशर कम होगा? देखिए जाने आप, किसी इंसान को मान के चले मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ, स्टार्ट हुआ, हार्ट का डैमेज होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये जो हिस्सा डैमेज हुआ है यहां से तो पंपिंग बंद हो गई, यहां से तो पंपिंग करना बंद कर दिया, यहां से पंपिंग करना बंद कर दिया तो हार्ट से निकलने वाला ब्लड वॉल्यूम शुरुआती सेकंडों में कम होगा। जैसे ही कम होगा सिग्नल चले जाएंगे ब्रेन को, उससे कहा जाएगा कि भैया कुछ करो, कुछ करो। तो ब्रेन यहां पर स्टिमुलेशन भेज देगा, बोले तो ऐसे नोड को, और शुरुआत में हार्ट रेट बढ़ेगी, शुरुआत में हार्ट रेट बढ़ेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। जब हार्ट में डैमेज हो गया है, यहां से निकलने वाला ब्लड कम हुआ है, तो पढ़ा चुका हूं मैं, बैरो रिसेप्टर पर लगने वाला दबाव कम होगा। बैरो रिसेप्टर से निकलने वाले सेंसरी फाइबर सूचनाओं को ब्रेन तक देंगे कि दबाव कम हो रहा है, कुछ करो। तो वेजो मोटार सेंटर ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, और वेजो मोटार सेंटर ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा तो पीआर बढ़ जाएगा, पीआर बढ़ जाएगा, और
पीआर बढ़ेगा तो इंसान का डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। इंसान को आधे घंटे पहले दिल का दौरा आया, उसके वाइटल में उसकी हार्ट रेट मिल रही है 114। हार्ट रेट कितनी मिल रही है? 114। और उसका बीपी मिल रहा है 150/100, 150/100। ये उसका बीपी। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अवस्था को बोले अपन टेकीकार्डिया हाइपरटेंशन। टेकीकार्डिया हाइपरटेंशन एमआई होने के कुछ देर बाद। परंतु यदि जो ब्लॉक आया है वह मेजर आर्टरी में है और हार्ट लगातार डैमेज हो रहा है, ये 60% डैमेज हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट भी डैमेज हो गया, एट्रियम भी डैमेज हो गया। जब ये डैमेज हो गया और इसमें 60-70% में परमानेंट नेक्रोसिस हो गया, अब चाहे ब्रेन या नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कोड कितना ही जोर लगा ले, जब ये डैमेज ही हो गया तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा कहां? नहीं बढ़ेगा। कितना ही जोर लगा ले नर्वस सिस्टम, जब डैमेज ही हो गया तो हार्ट रेट कैसे बढ़ेंगी? तो हार्ट के बहुत ज्यादा डैमेज होने के बाद इंसान के अंदर हार्ट रेट भी कम हो जाती है और बीपी भी कम हो जाता है। हार्ट रेट का कम होना ब्रेडीकार्डिया और बीपी का कम होना हाइपोटेंशन। तो ब्रेडीकार्डिया और हाइपोटेंशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हार्ट रेट हो गई इंसान की 56 और उसका ब्लड प्रेशर हो गया 90/60। अब यदि मैं आपसे कहूं ये मरीज अपने अस्पताल में आया है जिसके वाइटल ये हैं, पेशेंट नंबर 1, पेशेंट नंबर 1 टेकीकार्डिया और हाइपरटेंशन हो रखा है मरीज को, और एक मरीज ये अपने अस्पताल में आया है ब्रेडीकार्डिया और हाइपरटेंशन हो रखा है, पेशेंट नंबर 2। कौन से मरीज की बचने की संभावना ज्यादा है? कौन से मरीज के बचने की संभावना ज्यादा है? टेकीकार्डिया हाइपरटेंशन वाले मरीज की या ब्रेडीकार्डिया हाइपोटेंशन वाले मरीज की? तो आप सारे साथी आंसर देंगे कि सर नंबर 1, इस मरीज के बचने की संभावना ज्यादा, क्योंकि इसका हार्ट अभी भी कंपनसेट कर रहा है और उसका हार्ट डैमेज हो चुका है, कंपनसेशन करना बंद कर दिया है। तो यहां यदि सिम्टम में मैं बात करूं तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने पर शुरुआती अवस्था में इंसान को टेकीकार्डिया और हाइपरटेंशन होता है, उसके बाद ब्रेडीकार्डिया और हाइपोटेंशन भी हो सकता है। यानी दोनों अवस्थाएं अपन को देखने को मिल सकती हैं। इज दैट क्लियर? तो इसके सिम्टम के अंदर अपन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेडीकार्डिया हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा तो समझ जाएंगे हार्ट डैमेज हो गया इंसान का, बचने की संभावनाएं बेहद कम है। तो सिम्टम्स के अंदर अपन बात करें तो चेस्ट पेन हो सकता है, टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन या ब्रेडीकार्डिया। जब हार्ट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होगा तो ब्रेडीकार्डिया होना भी पॉसिबल है। इसके अलावा शुरुआती अवस्था में हार्ट जब कंपनसेट करेगा, नर्वस सिस्टम के प्रभाव में काम करेगा तो इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। परंतु जब हार्ट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होगा तो ब्रेन कितना भी जोर लगा ले, ब्लड प्रेशर या कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ पाएगा तो इंसान हाइपोटेंशन में भी जा सकता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं जब हार्ट में किसी भी तरह की गंभीर समस्या डेवलप होती। चेस्ट पेन होगा, किस तरह का होगा, नेचर आपके सामने है। हार्ट रेट में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है और ब्लड प्रेशर में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। दैट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर मेनली रिलेटेड टू सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नंबर 2 अपन बात करें, अगर मैं आपसे कहूं हार्ट में किसी भी तरह की बीमारी होने पर हार्ट के अलावा सबसे पहले अफेक्ट होने वाला सिस्टम है, हार्ट के बाद
नंबर 1 तो हर्ट हो गया, हर्ट के सिम्टम आएंगे। हर्ट के अलावा बता दो, ऑप्शन है नर्वस, रेस्पिरेटरी, रीनल और जीआईटी। तो देखें, हर्ट के बाद इसके नेक्स्ट अगला अफेक्ट होने वाला सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि जब भी हर्ट में किसी तरह की परेशानी आती है तो हर्ट की पंपिंग एबिलिटी पर निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। हर्ट अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहा है। कौन से चेंबर के द्वारा? लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। जब भी हर्ट में बीमारी होगी तो इसके फंक्शनिंग में कुछ कमी आएगी, और इसके फंक्शनिंग में कमी आने की वजह से ये जो पल्मोनरी वेन बैक साइड से ब्लड लेकर आ रही हैं, इनमें दबाव बढ़ेगा, और इनमें दबाव बढ़ेगा तो इनिशियली प्रेशर बढ़ जाएगा लंग्स के अंदर, या लंग्स में पानी भर जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। लंग्स में पानी भर जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, तो हार्ट के अफेक्ट होने के बाद इसके उपरांत अफेक्ट होने वाला अगला सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से सिम्टम आएंगे? रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी या कम होगी? देखो, बॉडी कंपनसेट कर रही है, हार्ट कम काम कर रहा है, तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। पर्सन को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी। सांस लेने में दिक्कत आना बोले तो डिस्निया। ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिससे हाथ पैरों में ब्लूनेस आ जाएगी, कंडीशन को बोलें साइनोसिस। लंग्स में दबाव बहुत बढ़ गया और लंग्स में पानी भर गया तो मरीज को कफिंग होना भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा कफिंग के साथ साथ ब्लड वेसल में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा तो ब्लड वेसल कैपिलरी रप्चर भी हो सकती है, और पर्सन में कफिंग के साथ स्पूटम निकलेगा जिसमें ब्लड भी आ सकता है। स्पूटम में ब्लड की मौजूदगी, इसको अपन बोलेंगे हेमेप्टिसिस, इसको अपन नाम देंगे हेमेप्टिसिस। इसके अलावा इंसान जब अंदर से घुटन हो रही है तो गहरी गहरी सांस लेने का प्रयास करेगा। गहरी गहरी सांस लेने के दौरान ये जितनी भी मसल हैं असेसरी, उनका इस्तेमाल करेगा। दोनों लिप्स को फोल्ड करके अंदर सांस ज्यादा लेने का प्रयास करेगा, और दोनों नोस्ट्रिल को फैला लेगा। इसका मतलब है ज्यादा घुटन होने के पश्चात या डिस्निया होने के पश्चात इंसान एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट यूज करेगा, और इन एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट को नाम देते हैं मार्क्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स को नाम देते हैं मार्क्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। इनके अंदर आता है जो मसल नॉर्मल रेस्पिरेशन में काम नहीं आती, फोर्सफुल में काम आती हैं, उनका भी इस्तेमाल होने लग जाएगा। इसको अपन बोलेंगे यूज ऑफ असेसरी मसल। इसको अपन बोलेंगे यूज ऑफ असेसरी मसल। असेसरी मसल का इस्तेमाल होने लग जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें, नोस्ट्रिल को फैलाकर सांस लेने का प्रयास करेगा मरीज, इसको अपन बोलेंगे नेजल फ्लेयरिंग होने लग जाएगी। दोनों लिप्स को फोल्ड करके अंदर ज्यादा एयर लेने का प्रयास करेगा, हालांकि एक ब्रेथिंग एक्सरसाइज होती है, इसको अपन बोलेंगे पर्स लिप ब्रेथिंग। क्योंकि जब बहुत ज्यादा घुटन होने लग जाएगी तो इंसान इन सारे के सारे एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट का इस्तेमाल करने लग जाएगा। और यदि हार्ट का काम या फंक्शन बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, इसका परिणाम होगा लंग्स में पानी भरेगा। अब यदि आप ब्रेथ साउंड सुनना चाहें, लंग साउंड सुनना चाहें, तो आपको क्रैकल साउंड सुनने को मिलेगी। तो आपको क्रैकल साउंड सुनने को मिलेगी।
Which of the following sound are appear in patient when there is a pulmonary edema? पल्मोनरी एडिमा या लंग्स में पानी भरने पर आने वाली साउंड को किस नाम से जानते हैं? द आंसर इज क्रैकल साउंड। द आंसर इज क्रैकल साउंड। व्हाट इज द क्रैकल साउंड? इट इज द साउंड जस्ट लाइक द स्क्रैचिंग साउंड ऑफ यूर हैंड टू यूर हेयर। आप यदि आपके हेयर्स में, बालों में फिंगर को घुमाएं, चलो घुमाओ, अरे घुमाओ, ये घुमाने पर जो आपको साउंड सुनने को मिल रही है, व्हाट इज दिस? दैट इज द क्रैकल साउंड। तो इस तरह की साउंड आपको सुनने को मिलेगी यदि लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ है तो दीज आर द सिम्टम which appeared whenever there is any disturbance to the cardiovascular system or any cardiovascular disorder। रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अफेक्ट होने की वजह से ये सारे के सारे फीचर अपन को देखने को मिलेंगे। टेकिपनिया, डिस्निया, साइनोसिस, कफिंग, हिमेप्टिसिस एक्स्ट्रा एफर्ट यूज करेगा सांस लेने के, जिनको अपन बोलेंगे मार्क्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट, जिसमें होगा यूज ऑफ असेसरी मसल, नेजल फ्लेरिंग, पर्स लिप ब्रीथिंग, और लंग्स में पानी भरने पर आने वाली साउंड को बोलेंगे अपन क्रैकल साउंड। इसके अलावा और कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट होंगे? अगले सिस्टम पर अपन जाएं तो किडनी को मिलने वाली ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी, जिससे किडनी से संबंधित फीचर अपीयर होने लग जाएंगे। रीनल सिस्टम, इसके अलावा जीआईटी को मिलने वाली ब्लड सप्लाई भी बंद हो जाएगी, जिससे डाइजेस्टिव से संबंधित फीचर भी आने लग जाएंगे। बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होगा। यहां अपन बात करें रीनल सिस्टम में, देखिए हार्ट अफेक्ट हो रहा है, हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम हो चुकी है, बेचारा धीमे धीमे काम कर रहा है, तो किडनी को मिलने वाला कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया। जब किडनी को मिलने वाला कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो किडनी ने यूरिन बनाना भी कम कर दिया। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने पर किडनी ने यूरिन बनाना कम कर दिया, साथ में किडनी में चलने वाली रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्सेलरेट हो गई, जिससे यूरिन आउटपुट और कम हो गया। तो ऐसे इंसान का यदि आप इनटेक आउटपुट मेजर करें तो आपको यूरिन आउटपुट कम देखने को मिलेगा। बोले तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? आंसर है ओलिगोयूरिया। कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? आंसर है ओलिगोयूरिया। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन बात करें तो देखो कुछ तो सिम्टम हैं जो हर एक बीमारी में कॉमन होते हैं। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। देखें ये वो सिम्टम हैं जिन्होंने आपको पूरी बीएससी जीएनएम कराई है। कोई भी मेडिकल सर्जिकल में बीमारी आती, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते तो ये तो लिखना मैंडेटरी होता था, वो भी यहां तो अपन ने शॉर्ट में लिखा है, वहां तो बड़े बड़े एक लाइन में एनोरेक्सिया, एक में नोजिया, एक में वॉमिटिंग, तो ये तो कॉमनली इनिशिएट होते ही होते हैं जब भी बॉडी का कोई सिस्टम अफेक्ट होता है। उसके अलावा जीआईटी के ऑर्गन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई कम होने के पश्चात जीआईटी के मूवमेंट कम हो जाएंगे। जीआईटी के मूवमेंट कम होने की वजह से मरीज में डेवलप हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, साथ में कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा यदि इंसान का हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, दोनों चैम्बर काम नहीं कर रहे हैं, खासकर ये वाला वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली दबाव बढ़ेगा, और दबाव जब इंफीरियर वीना कावा में जाएगा, खासकर हार्ट फेलियर जैसे केस में, तो सबसे ज्यादा ब्लड देने वाली वेन का नाम है हिपैटिक वेन। सबसे ज्यादा दबाव हिपैटिक वेन में जाएगा, और हिपैटिक वेन में जाएगा इसका मतलब लीवर में पानी भरेगा। अच्छा, लीवर से आ रही है पोर्टल वेन, उसमें दबाव बढ़ेगा तो पूरा जीआईटी अफेक्ट होगा, स्प्लीन में पानी भर जाएगा, स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी।
या पोर्टल वेन से फ्लूइड लीक होगा तो पेट में पानी भर जाएगा, पेट में पानी भरना एसाइटिस हो जाएगा। पेट में पानी भर गया तो पेरिटोनियम का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, जिससे पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। तो खासकर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, खासकर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो क्या क्या होना संभव है? लीवर में पानी भरने से इसका साइज बढ़ना, स्प्लीन में पानी भरने से इसका साइज बढ़ना, हिपैटो स्प्लीनोमेगैली, हिपैटो स्प्लीनोमेगैली, पेट में पानी भरना एसाइटिस, पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन होना पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन होना पेरिटोनाइटिस। तो ये सारे के सारे सिम्टम अपीयर होंगे। ये तो मोस्ट कॉमन सिम्टम हैं जो लगभग हर एक बीमारी में चलेंगे, हार्ट की हर एक बीमारी में चलेंगे। कौन से? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। कुछ स्पेसिफाई सिम्टम हैं जो खासकर राइट साइडेड हार्ट फेलियर में होंगे। कौन से? हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस और पेरिटोनाइटिस। तो ये रीनल सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। आगे बढ़े, इसके बाद और कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट होंगे मान सकते हैं अपन? नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होगा। इसके अलावा मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम भी अफेक्ट होगा। नेक्स्ट, स्किन या इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी अफेक्ट होगा। और इसके अलावा कुछ अदर फीचर भी अपीयर होंगे। क्योंकि हार्ट का मामला है तो सारे के सारे सिस्टम अफेक्ट होंगे। ब्रेन को मिलने वाला दाना पानी, परफ्यूजन या ब्लड सप्लाई कम हो गई है भैया क्योंकि हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, तो इंसान की कॉन्शियसनेस में अल्टरेशन आ सकता है। बोले तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इंसान कंफ्यूजन जैसी अवस्था में भी जा सकता है, इंसान कंफ्यूजन जैसी अवस्था में भी जा सकता है। सीने में जीआईटी का दर्द हो जाए, उसी से डर और एंजाइटी पैदा हो जाती है, जिसमें ये तो वास्तविक में कार्डियक डिसऑर्डर है, तो इंसान में डेवलप हो जाएगा फियर, एंजाइटी। मस्कुलोस्केलेटन में अपन बात करें तो थकान हो जाएगी इंसान को, हाथ पैर कूल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी, चलना भी संभव नहीं होगा, कदम रखना भी संभव नहीं हो। स्किन कूल हो जाएगी, डाइफोरेटिक हो जाएगी, बोले तो बार बार स्वेटिंग के एपिसोड आएंगे क्योंकि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो रही है जिससे हाइपोथैलेमस अफेक्ट हो रहा है। तो कूल डाइफोरेटिक स्किन या स्वेटिंग प्रेजेंट होगी। अदर में अपन बात करें यदि इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है तो इंसान को फीवर आएगा। अगर एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस है तो इंसान को फीवर आएगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जब सुपीरियर वीना कावा में प्रेशर बढ़ेगा तो जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो जाएगा। जेवीडी बोले तो जुगुलार वेन डिस्टेंशन, जेवीडी बोले तो जुगुलार वेन डिस्टेंशन। उसके अलावा इंफीरियर वीना कावा में नीचे तक प्रेशर बढ़ेगा तो एंकल का एडिमा हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एंकल का एडिमा हो जाएगा। These all are the feature appeared in the patient who is suffering from cardiovascular disorder. कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से सफर कर रहे इंसान में ये सारे के सारे फीचर्स अपीयर होते हैं। बोले तो बॉडी के सारे सिस्टम अफेक्ट होते।
अब आने वाले टाइम में एंजाइना एमआई पढ़ेंगे अपन। मैं पूछूंगा फीचर बता दो, आप चेस्ट पेन बताएंगे। कैसा होगा चेस्ट पेन, बताओ। 100% आंसर होगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो कौन कौन से फीचर आएंगे, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो कौन कौन से फीचर आएंगे। अगर एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस है तो क्या फीचर आएंगे। मेरे हिसाब से इन सभी का आंसर देना आपके लिए अब संभव होगा। तो दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। फिर से देख लें एक बार। सबसे पहले अफेक्ट होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें चेस्ट पेन होगा। किस तरह का होगा, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये रेस्पिरेटरी से संबंधित फीचर अपीयर होंगे। ये रीनल सिस्टम और डाइजेस्टिव से संबंधित फीचर होंगे। नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, स्किन और अदर फीचर। तो दीज ऑल आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। यहीं पर छोड़ा था अपन ने लास्ट लेक्चर से, देख लेते हैं इनको अपन। सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले इफेक्ट ऑन सीवीएस, चेस्ट पेन। देखो पूरा नेचर बताया हुआ है। रेट्रोस्टर्नल होगा, स्टैबिंग या स्क्वीजिंग नेचर का होगा, रेडिएट टू लेफ्ट शोल्डर, नेक और जॉ। इस बीमारी में हाइपरटेंशन भी हो सकता है और हाइपोटेंशन भी हो सकता है। शुरुआत में हाइपरटेंशन, बाद में यदि हार्ट डैमेज हो गया तो हाइपोटेंशन। टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया होगा हार्ट के बहुत ज्यादा डैमेज होने के पश्चात, और पाल्पिटेशन। नेक्स्ट, इफेक्ट अपॉन रेस्पिरेटरी सिस्टम, टेकिपनिया, डिस्निया, साइनोसिस, कफिंग, स्पूटम प्रोडक्शन, हेमेप्टिसिस यदि कैपिलरी रप्चर हुई है तो, मार्क्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट जिसमें आएगा यूज ऑफ असेसरी मसल, पर्स लिप ब्रीथिंग, नेजल फ्लेयरिंग, क्रैकल साउंड इन लंग्स यदि लंग्स में पानी भरा हुआ है तो। नेक्स्ट, इफेक्ट अपॉन डाइजेस्टिव सिस्टम, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस और पेरिटोनाइटिस। देन इफेक्ट अपॉन रीनल सिस्टम, ओलिगोयूरिया, इफेक्ट अपॉन नर्वस सिस्टम, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन, फियर, एंजाइटी। देन इफेक्ट ऑन मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, सीवियर फैटिगनेस, और अदर में है जुगुलार वेन डिस्टेंशन, कोल्ड डाइफोरेटिक स्किन, स्वेटिंग, फीवर और एंकल एडिमा। These all are the clinical feature of cardiovascular disorder. परिभाषा, पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर, क्या आना चाहिए, आंसर इज डायग्नोस्टिक मीजर। इसके बाद क्या आएगा, डायग्नोस्टिक मीजर, जहां पर अपन लगभग सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस को पढ़ने वाले। तो अगला अपना टॉपिक है डायग्नोस्टिक मीजर। डायग्नोस्टिक मीजर कौन कौन से मीजर इस्तेमाल करेंगे ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। देखिए यहां पर एक वर्ड आता है, नॉर्मली अपन बोलते हैं या शॉर्ट में ही लिख देते हैं डायग्नोसिस। शॉर्ट में ही लिख देते हैं डायग्नोसिस। कि क्या डायग्नोसिस, देखो डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान। बीमारी, आपको डेंगू है, आपको मलेरिया है,
आपको रूमेटिक हार्ट डिसऑर्डर है, आपको एंडोकार्डाइटिस है, आपको एमआई है, आपको एंजाइना है, आपको हाइपरटेंशन है, दैट इज द डायग्नोसिस। मरीज अपने पास आता है तो आते ही डायग्नोसिस थोड़ी फिक्स हो जाता है। आते ही ये थोड़ी कि मरीज ने सिम्टम बताए लिख दिया कि भैया एमआई हो गया, नहीं। अपन उस डायग्नोसिस का पता लगाने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रोसीजर यूज करते हैं। वो जो सिस्टमेटिक तरीका होता है उसमें आने वाले सारे के सारे मीजर्स को डायग्नोसिस मीजर बोलते हैं, डायग्नोस्टिक मीजर बोलते हैं। डायग्नोस्टिक मीजर का मतलब डायग्नोसिस करने के लिए काम में आने वाले समस्त टूल, डायग्नोसिस करने के लिए काम में आने वाले समस्त टूल को डायग्नोस्टिक मीजर बोला जाता है। तो डायग्नोस्टिक मीजर में कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो देखें आने वाले भविष्य के लिए एक व्यवहारिक बात, भगवान करे आप जल्दी से जल्दी एक नर्सिंग ऑफिसर की पदवी ग्रहण करें गवर्नमेंट में। उसके बाद और बहुत सारे रास्ते हैं जो आपके लिए खुलेंगे, मरीजों को भी देखोगे आप, और नहीं तो जब भी आप छुट्टी लेकर गांव जाओगे तो बहुत सारे मरीज आपका इंतजार कर रहे होंगे। कहीं यदि पीएससी सीएससी पर पोस्टिंग है जहां पर डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं हैं तो आप खुद को मरीज देखना पड़ेगा। फिर वहीं पर आप रहोगे तो 2-4 मरीज हो सकता है घर भी आ जाएं। किस तरीके से प्लीड करता है एक फिजिशियन, क्या सिस्टम होता है मरीज की बीमारी का पता लगाने का। तो एक कॉमन सी बात बताऊं जो मैंने मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव की है कि अपने गांव के अंदर बहुत बड़े डॉक्टर साहब होते हैं जिनका मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, जिनके पास ना कोई डिग्री होती है, बस 6 महीने कहीं काम सीखा, अपना क्लिनिक डाल लिया। आज भी बहुत सारे लोग वहीं पर दिखाते हैं, चाहे उनके गांव में मेडिकल ऑफिसर या एक ट्रेंड नर्सिंग ऑफिसर है, फिर भी ऐसे बड़े वाले डॉक्टरों के वहां आपने भीड़ लगी देखी होगी। एक तो वो वाले डॉक्टर होते हैं जो मैं गांव में बता रहा हूं, एक सिटी में मेट्रो सिटी के अंदर बहुत बड़े बड़े नामी डॉक्टर होते हैं। दोनों के देखने में जमीन आसमान का अंतर होता है, दोनों के देखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, ये जो बड़े से बड़े डॉक्टर होते हैं अपने मेट्रो सिटी में, इनके पास मरीज आता है तो सबसे पहले तो नंबर लगाओ जी, 7 दिन में नंबर है, 10 दिन में, 15 दिन में, चलो नंबर लगा लिया। बड़ी बीमारी लेकर मरीज आ रहा है गांव से, मान के चलो आपसे किसी ने कहा और आपने बड़े डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट ले लिया, गांव से मरीज आएगा 3 दिन बाद। अब मरीज 3 दिन बीमार है, 3 दिन बाद आने वाला है, तो 3 दिन से उस बेचारे मरीज के दिमाग में टोटली बीमारी चल रही है कि बड़े डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा, मैं सारे सिम्टम बताऊंगा, मैं एक एक शरीर के सिम्टम बताऊंगा ताकि मेरा बढ़िया तरीके से इलाज हो जाए। सोच के लाया बेचारा, यहां पर आया, बड़ी सिटी में आया, डॉक्टर साहब के बाहर लाइन में लगा, आप भी लगे हुए हैं मान के चलो उसके साथ। 2-2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आया, डॉक्टर साहब बड़े से बड़े प्रोफेसर के सामने बैठा कि हाँ क्या हुआ, तो बताना स्टार्ट करता है। वो समस्या मान के चलो पेट की है कि सर मेरे सर में कभी कभार दर्द रहता है, पाल्पिटेशन होता है, पल्सेशन होता है, हर महीने मुझे जुकाम लग जाती है, आंखों से भी मुझे कम दिखता। सोच के लाया है बेचारा कि सारे के सारे सिम्टम बताऊंगा डॉक्टर साहब को जो सारी बीमारियों का एक साथ इलाज हो जाए। फिर मेरा गला खराब रहता है, कुछ भी निगलता हूं तो दिक्कत आती है, कभी कभार मुझे सीने में भी दर्द रहता है। अब इतने सिम्टम उसने बताए, इतनी देर में तो डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी और जो पर्ची थी वो हाथ में थमा दी कि हाँ ठीक हो जाओगे, दवाई लो। बड़े प्रोफेसर साहब ने कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया और पर्ची की दवाई लिख के पर्ची आपको दे दी और आपसे कहा जाओ ठीक हो जाओगे। अब जो रिश्तेदार या जानकार अपना आया था वो बाहर निकलते ही अपन को गाली दे रहा है कि किसके पास ले आए तुम, अरे असली बीमारी तो पेट में थी, यहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं, यहीं तक रह गया।
असली बीमारी तो अभी पेट में थी, मैं तो यहीं तक बता पाया। अब सोचो, उसको जो दवाई लिखी वो काउंटर पे जाकर क्या वह दवाई लेगा? पहली बात तो नहीं लेगा। भी तो मन से क्या मानेगा कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं। उसने देखा ही नहीं यार, मुझे छुआ ही नहीं, मेरी पल्स ही नहीं देखी, मेरी नब्ज ही नहीं देखी, मैं इसकी दवाई से कैसे ठीक होऊंगा? बीमारी पकड़ी नहीं उसने, ये तो पैसे कमाने में लगे हुए हैं। ऐसा कह के डायलॉग दे के चला जाता या दूसरे डॉक्टर साहब को दिखाता। तो एक तो ये प्रैक्टिशनर है, एक अपने गांव के अंदर बड़े वाले प्रैक्टिशनर। वहां मरीज जाता है, जाते ही आओ बाबा बैठो या आओ अंकल जी बैठो। अंकल जी बैठ के और बताओ क्या हाल है? कि हाल कुछ खराब ही है, तभी तो आए कि डॉक्टर साहब यहां दर्द है, यहां दर्द है, सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, कब्जी रहती है, घुटनों में भी दर्द होता है। सारी की सारे सिम्टम को तसल्ली से सुना। अच्छा यहां भी दर्द है, चलो आओ अंदर आओ। अंदर एक उनका छोटा सा कमरा होता है, उस पर छोटा सा बेड लगा होता है, उस पर लिटाते हैं वो मरीज। अच्छा लिटाने के बाद सबसे पहले स्टेथोस्कोप लगाएंगे। स्टेथोस्कोप लगाने के बाद यहां 2-4 बार लगाएंगे। अब किधर ही लगाना हो, एक आध तो मैंने प्रैक्टिकल देखा यहां लगाते हैं, अब समझ में नहीं आता यहां कौन सी साउंड आती है, तो स्टेज जरूर लगाएंगे, चारों तरफ चेक करेंगे। फिर बीपी की मशीन बांधेंगे, चाहे घुटने में दर्द हो बट बीपी जरूर चेक करेंगे वो लोग, बड़े वाले डॉक्टर साहब। बीपी की मशीन बांधी, बीपी चेक किया, घुटने पे हाथ लगाएंगे, एब्डोमेन को पालपेट करेंगे। उन बेचारों को नहीं पता लीवर कहां है, स्टोमक कहां है, स्प्लीन कहां है, बट पालपेट करेंगे। लीवर को पालपेट करेंगे, पूरे शरीर में आंखों को देखेंगे, फिर बोलेंगे बाबा जीभ दिखाओ। 5 मिनट तक, 5-7 मिनट तक उसका इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन करेंगे कि ठीक है बाबा कोई दिक्कत नहीं, आओ दवाई लिखता हूं, ये दवाई लो, आप 5-7 दिन लगेंगे बट ठीक हो जाओगे। अब वो जो बाबा आए हैं, अंकल आए हैं, उन दवाइयों को लेंगे पूरे विश्वास के साथ कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया, घबराने वाली बात नहीं। अरे पूरा चेकअप किया, वो मशीन से देखा, अंदर अंदर देख लिया कोई गड़बड़ नहीं है। फिर वो बांध के देखा, उन्होंने कहा बीपी वगैरह भी सही है। फिर पेट में देखा कि नहीं पेट में सब कुछ सही है। अब उन बेचारों को तो लगता है हाथ लगाते ही, चाहे उसको ये नहीं पता लीवर और किडनी कहां है, बट कि सारा मेरा चेकअप किया है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। 7 दिन की दवाई, यानी विश्वास 50% तो निकलते ही सही हो गया। 50% तो मरीज निकलते ही सही हो गया और बाकी दवाई से सही हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो बड़े वाले प्रोफेसर है उसने गलत दवाई दी है, नहीं, बट उनका डायग्नोसिस पक्का है, वो देखते ही बता देते हैं कि मरीज क्या कहना चाहता है बिना हाथ लगाए हुए, क्योंकि डेली के 200 मरीज देखते हैं वो, उनको पता है एक ही तरह के मरीज देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो उन्होंने गलत दवाई लिखी है, उनका डायग्नोसिस बड़ी जल्दी, बट उनसे मरीज संतुष्ट नहीं हुआ और इनको कुछ भी नहीं पता, इनका डायग्नोसिस है ही नहीं। इनसे पूछ लो, इनको पता ही नहीं डायग्नोसिस होता क्या है, डायग्नोस्टिक मीजर होते क्या है। पर इनसे संतुष्ट होकर मरीज गया कि डॉक्टर साहब ने पूरा चेकअप किया भैया, 15 मिनट तक चेकअप करता रहा बेचारा, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, कोई भी बीमारी हो तो इसी के पास जाना है, इसीलिए तो भीड़ लगी रहती है। तो जो पहला स्टेप हुआ मरीज को देखने का, अब यहां पर आप खुद समझदार हैं किस तरह के डॉक्टर आप बनना चाहेंगे, बड़े वाले प्रोफेसर की तरह या इन दूसरे बड़े वालों की तरह। ये जो पूरा का पूरा उसने किया, दैट इज द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। मरीज और उसके घर वालों से सारी की सारी बातें सुनी, फिर उसकी वोल बॉडी का चेकअप किया। वोल बॉडी का चेकअप करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना बेहद जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मरीज की चेकिंग के दौरान लीवर को पालपेट कर रहे हैं, लीवर का साइज बड़ा हुआ है, तो फिजिशियन का दिमाग बोलेगा कि इसका लीवर फंक्शन टेस्ट और सोनोग्राफी कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट और सोनोग्राफी कराएं। फिजिकल एग्जामिनेशन में अस्कल्टेट करने में यदि लंग्स में क्रैकल साउंड सुनने को मिल रही है तो कि यार एक्सरे कराएं, कहीं लंग्स में पानी तो नहीं भरा हुआ है। एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिल रही है तो इको कराना चाहिए, मरमर आ रही है तो। इसका मतलब है ये फिजिकल एग्जामिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि अपन को अब कौन से इन्वेस्टिगेशन पर जाना चाहिए। तो कोई भी बीमारी हो, किसी भी सब्जेक्ट की बीमारी हो, डायग्नोस्टिक मीजर की जो शुरुआत होती है वो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से होती है। डायग्नोस्टिक मीजर की जो शुरुआत होती है वह हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से होती है।
हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जो फाइंडिंग आती है, उस फाइंडिंग के बाद अपन तय करते हैं कि मरीज में कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले भविष्य में आप सारे के सारे साथी नर्सिंग ऑफिसर बने, उसके बाद आपके लिए जो द्वार खुलेंगे, आप और भी काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के दौरान यदि आप किसी मरीज को देख रहे हैं तो कतई ही फिजिकल एग्जामिनेशन करना ना भूलें। भले से आपको कम आता हो, पर उससे मरीज का सेटिस्फिकेशन बढ़ता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अपने यहां के कल्चर में आज भी ऐसा है कि कई बार गंभीर बीमार किसी आस्था वाली जगह चला जाता है, किसी गुरुजी के वहां, किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में। वहां जाने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो 2 दिन तक महसूस करता है कि हाँ यार मैं सही हो रहा हूं, मुझ में वहां गया था, उस जगह का अच्छा इफेक्ट आया। व्हाट इज दिस? दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी। वहां पर जाने के बाद कुछ नहीं मिला, बस उसको पॉजिटिव एनर्जी मिली, क्योंकि दिमाग में पहले से बना हुआ था कि मैं वहां पर फर्क पड़ेगा और मैं ठीक होने लग जाऊंगा। तो आप मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो मरीज को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे उसके सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में सबसे पहला पॉइंट होता है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहला पॉइंट होता है हिस्ट्री और दूसरा पॉइंट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। यहां पर ब्रॉडवे में इनको बताऊं, सबसे पहले मरीज आया, उसके पर्सनल डाटा, नाम, पता, एज, सेक्स, फिर उसकी पर्सनल हिस्ट्री, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग का तो इस्तेमाल नहीं करता, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, क्या काम करता है, डाइटरी हिस्ट्री, डाइट में क्या खाता है, फैमिलियर हिस्ट्री, कोई बीमार तो नहीं है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ये जितनी भी तरह की हिस्ट्री हैं वो सारी की सारी अपन नोट डाउन करते हैं। मुझे लगता है इस पर टाइम खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि 3 साल जीएनएम बीएससी में आपने हर एक प्रैक्टिकल में 8-8 पन्ने भरे हैं। इसने भी नंबर दिलाए अपन को। हिस्ट्री तो भरपूर लिखते थे अपन, तो हिस्ट्री जितने भी तरह की अपन ने पढ़ी थी वो सारी की सारी हिस्ट्री अपन यहां लेते हैं। हिस्ट्री के बाद अगला पॉइंट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री के बाद अगला पॉइंट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप सारे साथियों को विदित है 4 मेथड होते हैं, जिनका नाम है इंस्पेक्शन। सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं अपन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बता रहा हूं, जीआईटी में ये थोड़ा चेंज होता है। उसके बाद पाल्पेशन करते हैं अपन। सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, देन पाल्पेशन करते हैं, देन परकशन, और लास्ट में अस्कल्टेशन। दीज आर द 4 मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में इन सारे के सारे मेथड को अप्लाई करने का ऑर्डर भी यही होता है। सबसे पहले आप इंस्पेक्शन करोगे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में, देन पाल्पेशन करोगे, देन परकशन करोगे, देन अस्कल्टेशन करोगे। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में फिजिकल एग्जामिनेशन की बारी होती है तो पाल्पेशन सबसे लास्ट में करते हैं और पाल्पेशन की जगह आ जाता है अस्कल्टेशन। जीआईटी में पहले इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन, देन पाल्पेशन सबसे लास्ट में किया जाता है। वो वाला पोर्शन छोड़े, अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर वाला मरीज आया है, आप उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इंस्पेक्शन में कौन कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। लिटा दिया आपने मरीज को,
क्या देखने को मिलेगा इंस्पेक्शन में? दौड़ाओ, अपने दिमाग के अंदर आंसर लाओ, क्या देखने को मिलेगा? देखो, सबसे पहले ऊपर देख रहे हो आप, आंखों को पीली हो रही हैं, रेडिश हैं या वाइटिश हैं? एनीमिया तो नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं है? जॉन्डिस हो सकता है क्या? यस, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में लीवर में पानी भर जाएगा तो जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। फिर आप टंग को देख रहे हैं, फिर आपने वोल बॉडी को देखा तो एंकल में आपको एडिमा लग रहा है, इधर जुगुलार वेन का डिस्टेंशन लग रहा है। ये सारे नेक्ड आई एग्जामिनेशन है, नेक्ड आई से आप इनको देख सकते हैं। तो क्या क्या देखा आपने? एनीमिया, जॉन्डिस, जुगुलार वेन डिस्टेंशन और एंकल एडिमा। नेक्ड आई से आप एग्जामिन कर रहे हो। व्हाट इज दिस? दैट इज द इंस्पेक्शन। व्हाट इज दिस? दैट इज द इंस्पेक्शन। बोले तो क्या क्या देख सकते हैं आप? एनीमिया, जॉन्डिस, जुगुलार वेन डिस्टेंशन और एंकल एडिमा ये देख सकते हैं। इसके बाद पाल्पेशन पर आ जाइए आप। पाल्पेशन में क्या क्या देख सकते हो? सबसे पहले डोर्सल साइड को चेहरे पर टच किया, हाथों पर टच किया, टेम्परेचर, फिर आपने चेक की पल्स, फिर आपने एब्डोमेन को पाल्पेट किया तो हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, ये सारे के सारे पैरामीटर आप पाल्पेशन से चेक कर सकते हो। तो पाल्पेशन से क्या क्या चीज चेक की आपने? टेम्परेचर चेक किया, पल्स चेक की, हिपेटोस्प्लीनोमेगैली, ये आपने पाल्पेशन से चेक किया। फिर आता है परकशन, बोले तो टैपिंग मेथड, जिससे आप एब्डोमेन में पानी भरा हुआ है तो रेजोनेंस में गड़बड़ी हो जाती है। बाउल साउंड एबनॉर्मल देखने को मिलेगी, लंग्स के चारों तरफ या लंग्स में पानी भरा हुआ है तो ब्रेथ साउंड एबनॉर्मल हो जाएगी। तो इससे आप चेक करते हो परकशन से, ब्रेथ साउंड, बाउल साउंड, देन आता है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन से क्या चेक करोगे आप? तो सबसे ज्यादा जरूरी चेक करने वाली चीज, सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, सबसे पहले आप अस्कल्टेशन से चेक करोगे इंसान का ब्लड प्रेशर। क्या चेक करोगे? इंसान का ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर चेक करने के पश्चात हार्ट में कुछ एरिया होते हैं जो फर्दर डिस्कस होंगे, वहां पर स्टेथोस्कोप लगाकर आप हार्ट साउंड सुनना चाहोगे, लब डब, और थर्ड फोर्थ भी आ रही है तो फिर वो मरमर हो जाएगी। तो इसके बाद आप सुनना चाहोगे हार्ट साउंड, लंग्स में पानी भर गया है तो क्रैकल है क्या? ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट हो गई है तो वीजिंग है क्या? या ब्रेथ साउंड कम हो गई है यदि लंग्स के चारों तरफ प्लूरा में पानी भर गया है, डिमिनिश ब्रेथ साउंड, तो यहां आप ब्रेथ साउंड भी सुनना चाहोगे, ब्रेथ साउंड। और जीआईटी में पानी भर गया, इंटेस्टाइन के मूवमेंट बंद हो गए तो बाउल साउंड एब्सेंट हो जाएगी, तो यहां बाउल साउंड भी आप सुनना चाहेंगे बाय द अस्कल्टेशन। इस तरीके से आप ये चारों मेथड अपनाते हुए इंसान का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे
और जहां पर आपको गड़बड़ी मिलेगी तो आप फिजिशियन होने के नाते ये सोचेंगे कि अब मुझे मरीज का कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, फिर वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे आप। तो यहां से काफी मदद मिल जाती है। लीवर का साइज बड़ा हुआ है, बताओ सोनोग्राफी कराने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्रैकल साउंड आ रही है लंग्स में, एक्सरे कराना पड़ेगा। मरीज का टेम्परेचर ज्यादा है, सीबीसी करानी पड़ेगी। मरीज में एनीमिया है, सीबीसी करानी पड़ेगी। जॉइंटिस है तो लीवर फंक्शन टेस्ट बिलीरुबिन कराना पड़ेगा। जुगुलार वेन का डिस्टेंशन है तो इकोकार्डियोग्राफी करानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से अपन को यह ज्ञान होता है कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन अपन को मरीज में कराना चाहिए। तो आगे मैं आपको जितनी भी बीमारियां पढ़ाने वाला हूं, सारे के सारे डिसऑर्डर, उन सारे डिसऑर्डर में एक चीज तो कॉमनली चलेगी ही चलेगी, और उसको ब्रॉड वे में इसीलिए पढ़ा कि अब अपन डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ एंजाइना, एमआई, हाइपरटेंशन ये पढ़ेंगे। तो पहला नंबर 1 ये लिखूंगा मैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, शायद आप 100% समझ जाएंगे। H बोले तो हिस्ट्री और P.E. बोले तो फिजिकल एग्जामिनेशन। कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। इनका ऑर्डर क्या होता है? तो यही ऑर्डर होता है। इनसे कौन कौन सी फाइंडिंग अपन को देखने को मिल सकती है। फिर जब ये फाइंडिंग अपन को देखने को मिलेगी, उसके बाद अपन इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के लिए अपन कराते हैं, और उन पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन की क्या क्या फाइंडिंग्स होती है। तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद अपन को इन्वेस्टिगेशंस पढ़ने हैं। तो देखें, इसके बाद अगला पॉइंट आता है डायग्नोस्टिक मेजर। और डायग्नोस्टिक मेजर में सबसे पहले हिस्ट्री, तो यहां भी नहीं लिखा हुआ है। पर्सनल डाटा, पर्सनल हैबिट, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, सारी तरह की हिस्ट्री का बायोडाटा अपन मरीज और उसके घर वालों से लेंगे। देन गो फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड 4, इनका ऑर्डर क्या होगा? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में क्या देखोगे? देखो, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में लंग्स अफेक्ट हो रहा है तो कहीं नीला तो नहीं पड़ रहा है इंसान, बोले तो साइनोसिस देखने को मिलेगा। लीवर अफेक्ट हो रहा है तो जॉइंटिस, एनीमिया, जेवीडी, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, एंकल एडिमा। इसके बाद पाल्पेशन में क्या देखेंगे आप? टेम्परेचर, पल्स रेट। एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे तो हिपैटोस्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगी। देन अपन बात करें बाकी के 2 मेथड। तीसरा मेथड परकशन, जिसमें देखेंगे आप ब्रेथ साउंड और बाउल साउंड। देन अस्कल्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बीपी। इसके अलावा ब्रेथ साउंड और लंग साउंड, देन हार्ट साउंड और लास्ट में बाउल साउंड। तो ये हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन हो गए। अब कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं जो अपन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर करते हैं, उनको अपन फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर ब्रॉड वे में पढ़ाए मैंने। रिस्क फैक्टर ब्रॉड वे में पढ़ाए मैंने। ब्रॉड वे में पढ़ाने का पर्पज एक ही है, आगे जब बीमारियां पढ़ाऊंगा तो केवल एक नाम लिखूंगा मैं, रिस्क फैक्टर, दैट्स ऑल। क्लिनिकल फीचर में आप खुद आंसर देते जाएंगे, हाँ ये बीमारी है, ये हो सकता है सर, चेस्ट पेन कैसा होगा, इस तरह का होगा। डायग्नोस्टिक मेजर में सबसे पहले क्या करोगे सर? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से मेथड अपनाओगे? तो मेथड आपके सामने है, उन मेथड का क्या पर्टिकुलर क्रम होगा वो आपके सामने होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जो अपन ब्रॉड वे में पढ़ रहे हैं सभी को, उस ब्रॉड वे में पढ़ने का ये मीनिंग है कि आने वाले टाइम के अंदर
जब अपन इनको पढ़ें तो इनमें अपन टाइम खर्च ना करें, क्योंकि यहां पर मैं आपको विद बहुत ज्यादा डिटेल में इनको पढ़ा रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो कल इन्वेस्टिगेशन भी अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टाइम है जो ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।